हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई वेलकम यू ऑल फॉर माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर सीरीज। आज अपना पांचवा लेक्चर है वेक्टर चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम लोग एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए सो दैट आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन पढ़ चुके हैं वेक्टर के लिए, और हमने देखा कि वो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से डिफरेंट होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से अलग होता है। आज तक जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है किसी भी क्वांटिटी का, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन था। ये कैसे डिफरेंट है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोग अपने नॉर्मल केस के ऊपर जाते हैं, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक कोई वेरिएबल है जिसको हम लोग बोलेंगे ए, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है बी। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करना है? तो इसके बीच में हमको एक सिंबल डालना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का। वो सिंबल हम ऐसे भी डाल सकते हैं, डॉट डाल सकते हैं, ठीक है, या वो सिंबल को हम ऐसे डाल सकते हैं, ए बी हमने लिख दिया और यहाँ पे क्रॉस डाल सकते हैं। दोनों का मतलब हो गया कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए आप यहाँ पे डॉट लिखो या क्रॉस लिखो, आपको आंसर कितना आएगा? ए बी, ठीक है। चाहे आप ए क्रॉस करो या ए बी करो, ए बी ही आने वाला है, ठीक है, ये हमको पता है। लेकिन अगर ये ए और बी जो दो नंबर्स हमने लिया, या दो वेरिएबल हमने लिया, या दो क्वांटिटीज हमने लिया, उसको मल्टीप्लाई करके ए बी तो आ गया। अगर ये ए और बी एक नंबर नहीं होके, एक नॉर्मल क्वांटिटी नहीं होके, एक वेक्टर क्वांटिटी होता, मीन्स व्हाट आई मीन कि अगर ए और बी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होते, तो ए डॉट बी करने के बाद हमें ए बी मिले, ये कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी दैट ए डॉट बी अगर हमने किया तो ये ए बी आएगा। लाइकवाइज अगर हमने इसको ए क्रॉस बी किया तो भी हमको ए बी आए, ये कंपलसरी नहीं है। इतना ही नहीं, हमने इस इक्वेशन से क्या देखा? ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का आंसर ए बी आता था, और हम बोल सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर ए और बी क्रॉस है, ए एंड बी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो सबसे पहले कि इसका आंसर ए बी आएगा ये कंफर्म नहीं है। दूसरा, जो भी आंसर आने दो, आप ए डॉट बी और ए क्रॉस बी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और यही कारण है कि हमें एक अलग मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ रही है वेक्टर्स के लिए। अदरवाइज हमें तो मल्टीप्लिकेशन हमने बचपन में ही सीखा है, 11th 12th में आने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन सीखने की क्या जरूरत है? तो सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हैज डिफरेंट मैथमेटिकल स्किल, रिक्वायर्स डिफरेंट मैथमेटिकल स्किल, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल। तो हमने ये जान लिया कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का आंसर सेम नहीं आएगा, मीन्स हमारे पास ये दो अलग अलग तरीके के मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो हमें इसको एक एक करके पढ़ना है। तो ये जो है डॉट, यही हम लोग आज करने वाले हैं। अगर आप यहाँ हेडिंग में देखेंगे, यहाँ मैंने लिखा है डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक डॉट और एक क्रॉस। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके लिए मैंने नाम स्केलर प्रोडक्ट भी बोला है। लाइकवाइज जब क्रॉस करेंगे तो उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसका रहस्य इसके डेफिनेशन में छिपा हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ही इसका नाम छुपा हुआ है, इसका रहस्य छुपा हुआ है। ये ऐसा इसलिए है कि जब आप दो वेक्टर को डॉट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो आता है, उसका प्रोडक्ट जो आता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्रॉस करके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है या जो क्वांटिटी हमको मिलती है प्रोडक्ट के बाद, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो ऑफ कोर्स हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज हमारा पूरा फोकस स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आप डॉट करके प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको हम लिखेंगे कैसे? तो मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं जो कि थीटा एंगल पे अलाइंड हैं, ठीक है, थीटा एंगल के ऊपर अलाइंड हैं। ओके, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जा सकता है? तो आप इनके डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं कुछ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज, और दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नाउ देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे ए डॉट बी, तो हमने इसको सिर्फ ए बी लिखा था, बट अभी देखिए ए डॉट बी क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन या ये मैथमेटिक्स इस मैथमेटिक्स से काफी डिफरेंट है, और यही रीजन है कि हम ये पढ़ रहे हैं। तो ए डॉट बी करने पे आपको ए बी आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन ए बी कॉस थीटा होगा। यस, कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ ए बी रह जाएगा, माइनस ए बी होगा, या ए बी इंटू समथिंग आएगा, वो कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन को देख आई मीन इस फॉर्मूले को देखा जाए, तो इस फॉर्मूले से हम कुछ डेफिनेशन बना सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। क्या डेफिनेशन है? तो आप जरा ध्यान से देखो, ये तो ए और बी वेक्टर्स हैं, यहां ए और बी का मतलब क्या है? ये ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। और ये थीटा क्या है? थीटा हमने बोला एंगल जिस पे वो अलाइंड है, ए और बी जिस एंगल के ऊपर अलाइंड है। मान लो कि मैं दो वेक्टर लेता हूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये इस तरह से अलाइंड है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। प्रोडक्ट देखो, अभी मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया, ये ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। पूरा बोलेंगे तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो कॉस थीटा है, सो यू कैन से दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर concept, you can post the comment in the comment box. I will try to explain once again in the next class. ठीक है, मुझे लगता है कि इसको समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। a डॉट बी जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए बी कॉस थीटा। ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग साइड में लिख के रख लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, इसका बहुत सारा यूज होता है। जहां भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहां साइड में लिख लेते हैं कि ए डॉट बी हमको मिलेगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, इसको अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, जरा ध्यान दीजिए। उसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। अगर आपको ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा है, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियरली दिख ही रहा होगा। ओके, एक और बात, चूंकि आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा ब्लर दिख सकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द वीडियो सेटिंग ऑफ योर यूट्यूब एंड यू शुड चेंज योर वीडियो सेटिंग्स। जनरली जब वो ब्लर दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका वीडियो सेटिंग 144 या 320 पिक्सल्स पे हो। आप उसको हाई डेफिनेशन दैट इज 1080 या 720 पिक्सल्स पे आप सेट कर लीजिए, तो आपको ये वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। आई होप यू हैव गॉट दिस और मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट। ऑलराइट, तो देखते हैं कि ये हमारे पास दो वेक्टर हो गया। जो रेड कलर का लाइन है वेक्टर है वो ए वेक्टर है, और जो ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ किया है वो बी वेक्टर है। अब हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कंपोनेंट निकालना आपको सिखाया था कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में निकालना हो तो क्या करेंगे। हालांकि हमने कंपोनेंट एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग देखा था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो मानते हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं, जो ब्लू कलर का है, ओके ऐसा है, ब्लू कलर ऊपर है, ठीक है, रेड कलर नीचे है। सो रेड कलर का वेक्टर है जो कि ए वेक्टर है, और ब्लू कलर का जो पेन है वो बी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में, लेट अस सी ये ईस्ट है, राइट हैंड साइड है, एक्स एक्सिस है, कुछ भी रहने दो, कुछ भी रैंडम हुआ है, मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूं। तो इसकी कुछ वैल्यू इस डायरेक्शन में तो है, दैट इज इट्स नेचुरल वैल्यू।
अगर मैं बोलूं कि इसका कंपोनेंट मतलब इसका इफेक्ट मैं इसके डायरेक्शन में चाहता हूं निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रूल मुझे पता है कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में निकालना होता है, उस वेक्टर के हेड से जिस डायरेक्शन में निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो इसके हेड से अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लूं, अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो जो इंटरसेप्ट दिखेगा, इंटरसेप्ट आई होप आपको यहां तक का इंटरसेप्ट दिख रहा होगा, ये देखिए जहां पे ये टिप है वहां से ये परपेंडिकुलर, तो जो इंटरसेप्ट यहां बनता है वो इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? ये इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। लाइकवाइज अगर मैं बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में निकालना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके हेड से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो यहां पे अब आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है, नीचे रेड वाले मार्कर पे आपको इंटरसेप्ट दिखेगा। अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कुछ इंटरसेप्ट दिखेगा। ये इंटरसेप्ट किसकी वजह से दिखा है? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से। तो इस इंटरसेप्ट को बोलूंगा ब्लू कलर का कंपोनेंट रेड कलर के डायरेक्शन में। और अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो रेड कलर का कंपोनेंट ब्लू कलर के डायरेक्शन में, ठीक है। और एक बात तो हमने ये समझ लिया, दूसरा हमने ये भी देखा कि वो कंपोनेंट कॉस होगा या साइन होगा, ये डिपेंड करता है एंगल कहां बन रहा है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। अगर थीटा वहां पे बन रहा है तो जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है उस एक्सिस के लिए कंपोनेंट कॉस होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, यहां मैंने बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहां एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इस कंपोनेंट को मैं बोल सकता हूं कि ये बी का एक कंपोनेंट है ए के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कॉस कंपोनेंट होगा या साइन होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये वेक्टर इस एक्सिस के साथ या इस डायरेक्शन के साथ एंगल कहां, यहीं पे थीटा आप नोटिस कर रहे हो या किसी और जगह पे। अगर यहीं पे थीटा नोटिस कर रहे हो तो इस कंपोनेंट को आप कॉस कंपोनेंट बोलेंगे। तो ये बी का कंपोनेंट हो गया, बी कॉस थीटा। तो आई कैन से बी कॉस थीटा इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। चूंकि ये बी कॉस थीटा तो बी वेक्टर का कंपोनेंट है। कहां पे थीटा बन रहा है? ए एक्सिस के साथ बन रहा है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। लाइकवाइज अगर हमने ए के हेड से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, तो ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो क्या है? ये इंटरसेप्ट ए वेक्टर का कंपोनेंट है बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो देखो ये जो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, तो बी वेक्टर जो है इस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो लाइकवाइज द ओवरऑल आइडिया इज कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ऐसे अलाइन हो तो एक का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में इज नथिंग बट कॉस, ऑलवेज कॉस। अगर वो आप दो वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो अगर एक वेक्टर है उसका दो अलग अलग कंपोनेंट निकालना है तो वो कॉस और साइन दोनों हो सकता है। लेकिन आपके पास दो वेक्टर हैं, एक का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में, दूसरे का कंपोनेंट एक के डायरेक्शन में, इज ऑलवेज कॉस। ए का बी के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, बी का ए के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, ऐसे इसको समझा जा सकता है। तो हम क्या जानते हैं कि आई कैन कॉल ए कॉस थीटा इज ए का कंपोनेंट, बी कॉस थीटा इज बी का कंपोनेंट। तो देखो हमारे पास क्या मैथमेटिक्स यहां पे बन गया? हमारे पास मैथमेटिक्स है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इंटू, सॉरी यहां थीटा है, बी कॉस थीटा। व्हाट इज बी कॉस थीटा? बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है, तो मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकता हूं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, हर कुछ यहां प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। ए को छोड़ के आपके पास बी बच गया। लाइकवाइज आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज, I can take cos first, so I can write it like cos theta, a cos theta and then b. तो ये कैसे आप बोलोगे? Product of magnitude of one vector and component of another vector. It is always like magnitude of one vector and component of another vector along the first vector. अगर आपने b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पकड़ा है तो a cos theta क्या है? कंपोनेंट ऑफ दूसरा वाला वेक्टर जो दूसरा बच गया, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? बी के डायरेक्शन में। देखो ए कॉस थीटा का डायरेक्शन किधर है? बी के डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड
कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर ओनली। जिस भी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लिया था, दूसरे वाले का कंपोनेंट उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर आप इसको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, आप इसको सीधे ऐसे समझ सकते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ऑलराइट, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोलता है कि ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। देखो अब बच्चों, हम लोगों ने स्कूल डेज में जब मैथमेटिक्स पढ़ा था तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि ये कम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो वो कुछ हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं कि ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। इफ इन केस आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं कि कम्यूटेटिव क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर्स को, तो उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। व्हाट आई मीन इज यू कैन राइट a डॉट b is as good as writing b dot a. both will give you the same thing. a dot b और b dot a का मतलब सेम ही होता है। जैसे हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा था, if you do 2 into 4 and you do 4 into 2 will give you the same answer. Now you may ask the question कि yes, this is pretty obvious, then why this is considered to be a characteristic of scalar product? Why we need to emphasize on that? So this can be a very good question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। Now the answer is this is obvious for this. This may not be obvious in case of vectors. जब आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मींस क्रॉस वाला प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे कि जब आप a क्रॉस b कर रहे हैं और जब आप b क्रॉस a कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होते हैं। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इट कैन बी कम्यूटेटिव, व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इट मे नॉट बी कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। सो दैट इज व्हाई ये जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको लिस्ट डाउन कर लिया। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, ठीक है, वही कम्यूटेटिव इन नेचर, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप एक वेक्टर को डॉट कर रहे हैं विद द एडिशन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स। मींस आपके पास दो वेक्टर्स है बी और सी, उसके एडिशन के बाद जो आपको एक दूसरी वेक्टर मिल जाएगी, उसको डॉट करना है आपको एक अलग वेक्टर ए के साथ। सो दिस इज एज गुड एज डूइंग दिस स्टेप। व्हाट इज द मीनिंग कि यू डॉट ए विद बी देन ऐड डॉट ए विद सी, मतलब आपने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी के साथ। सो दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगेन ये एक ऑब्वियस चीज है तो क्यों पढ़ा जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, एक्चुअली जो आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्केलर का मतलब ही होता है नॉर्मल नंबर। तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नंबर्स की तरह हो सकता है, वो प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, लेकिन जब वो आंसर वेक्टर में आने वाला है, देखो स्केलर प्रोडक्ट में तो आंसर स्केलर आने वाला है, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव करेगा, जो हमने अपने स्कूल डेज में मैथमेटिक्स से पढ़े हैं। लेकिन जब वो आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह बिहेव नहीं भी करेगा। इसलिए हमको इन सब चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ता है। अब ये तो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा और अच्छी चीज़ इसके बारे में पढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर हमको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कि प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जब आप यूनिट वेक्टर्स को डॉट करते हैं, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है, तो अगर आप यूनिट वेक्टर्स जो कि एक्स वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग थे, ठीक है, एक्स वाई और जी एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हमने, हालांकि यूनिट वेक्टर किधर भी हो सकते हैं, बट वी कंसीडर एक्स वाई और जी एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कैसा होता है। तो वी विल सी यूनिट वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट। ओके, ऑलराइट, चलो
तो हम लोग कैसे लेते हैं, पहले हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि अपने पास दो यूनिट वेक्टर हैं, दोनों एक्स एक्सिस पे है, मतलब हमको i डॉट आई करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट वेक्टर्स याद हैं, अगर नहीं याद है तो इस वीडियो सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने काफी डिटेल में यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया है हर लेक्चर्स में, ठीक है। तो जब आप i डॉट आई करते हैं तो देखो इसको ही हम लोग पकड़ लेते हैं, इस फॉर्मूले को। यहां पे क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब हमारा पहला वेक्टर यहां से क्या हो गया, a की जगह क्या हो गया, i हो गया। तो पहले तो हम मान लो कि उसी फॉर्मूले को हम लोग यहां उठा लेते हैं, चलो आ जाओ, यहां उठा लिया, राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, ए बी कॉस थीटा आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पहला वेक्टर i है, तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी i है तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। फिर आपको cos थीटा लिखना है, चलिए लिख देते हैं cos थीटा। थीटा कितना है, नाउ i और i आपने दोनों सेम ही वेक्टर लिए हैं, तो ये भी i वेक्टर, ये भी i वेक्टर, दोनों सेम वेक्टर हैं। एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा 0 डिग्री। अब आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज 1 into 1 into 1 and that is 1. So what did you understand? When you do the dot product of same unit vector with itself, the answer is 1. Correct? ये सिर्फ i के लिए वैलिड नहीं है, आप j और k के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, जो कि y और z एक्सिस के लिए होता है। तो j डॉट j भी करेंगे तो क्या आएगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, j और j का मैग्नीट्यूड 1 1 होता है, उनके बीच का एंगल cos 0, तो 1 into 1 into 1 is 1. So what you can conclude after this is i dot, sorry यहां पे मुझे डॉट लिखना है, i dot I is equal to j dot j is equal to k dot k should be equal to 1, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि अगर इन यूनिट वेक्टर्स को चेंज कर दें, ठीक है, एक i ले लो, दूसरा j या k ले लो, फिर एक i ले लो, एक j ले लो, एक k ले लो, मतलब आप रैंडमली उसको सेलेक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहां पे करके देखते हैं, ये हमारा ए बी है और तो अगर हमने वो वेक्टर्स को सेम नहीं रखा, अगर हमने ये एग्जांपल ले लिया कि एक हमने आई वेक्टर ले लिया और दूसरा हमने जे या के वेक्टर, कुछ भी लेंगे तो सेम आंसर आएगा। चलो क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर क्या है, आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा वेक्टर क्या है, जे का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है तो 1, cos थीटा। अब देखो i j k क्या है, x y और z एक्सिस, उनके बीच का आपसी एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, cos 90, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो 1 into 1 into 0 will be 0. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड कि अगर आपने यूनिट वेक्टर्स चेंज कर दिया, x y और z में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लिया, किसी भी दो का कॉम्बिनेशन ले लिया, परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशंस, तो आंसर 0 आएगा, और अगर आपने उनको सेम रखा तो आंसर 1 आएगा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हियर यू कैन से दैट i डॉट j या फिर j डॉट k या फिर k डॉट i, और इनका ऑर्डर भी चेंज करके देख लो, i डॉट j की जगह j डॉट i करो, मामला सेम ही रहेगा, थीटा 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट एंड एलिगेंट थिंग, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग लिस्ट डाउन करके बाद में मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, फिलहाल साइड में रख रहे हैं क्योंकि यहाँ मुझे मैथमेटिक्स करना है। तो ये बात अपने पक्की हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग, ये तो था यूनिट वेक्टर के लिए। अब अगर हम यूनिट वेक्टर की जगह नॉर्मली कोई भी वेक्टर ले ले जिसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना, सॉरी डॉट करना है, तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है a, उसको आप a के साथ ही मल्टीप्लाई करो। सो व्हेन यू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, व्हाट यू गेट, चलो आंसर क्या आना चाहिए, ए बी कॉस थीटा। देखो यहां मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला है अपना,
पहले क्या लिखना है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर ए है तो ए आएगा, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी ए है तो ए आएगा, फिर क्या कॉस थीटा, अब दोनों वेक्टर सेम है, थीटा 0 डिग्री, अभी अभी हमने देखा है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो a into a is a square into 1 is a square only. What did you understand? Quickly tell me. जब आप किसी वेक्टर को उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। क्या हो गया, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो हम ये समझ गए कि अगर आप कोई भी वेक्टर को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आप यहां ए की जगह बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ओके, चलो दिस इज क्लियर। अब हमने रेजुलेशन ऑफ वेक्टर वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि आप किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास वेक्टर ए है तो उसके 3 कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड हो सकता है, बी है तो बी एक्स बी वाई बी जेड हो सकता है, सी है सी एक्स सी एक्स वाई सी वाई और सी जेड हो सकता है। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं तो हमारा राइट हैंड साइड पे ए बी कॉस थीटा आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो हम उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि अपने को क्या मिलेगा अगर हमें उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो अपने को क्या मिलेगा। तो देखो ए डॉट बी, जरा देखते, ध्यान से देखना, देखो वो अपने को मिल चुका है। अगर हमने इनका कंपोनेंट्स लिखा, देखो तो क्या होगा, और ये यूज होने वाला है, ध्यान में रखना ये सारी बातें। ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अगर आप ये लेक्चर पहली बार बैठ रहे हैं या आप पहले का लेक्चर बैठ भी चुके हैं और आपको ये याद नहीं आ रहा है, सो यू हैव टू वॉच लेक्चर नंबर 4 एंड देन सिट फॉर दिस लेक्चर और वॉच दिस वीडियो रादर, आई वुड से। ठीक है, आई विल गिव यू द लिंक फॉर द लेक्चर 4 in the description box. Definitely watch lecture 4 before you watch this video. ठीक है, चलो वेरी गुड। हमको यहाँ डॉट करना है, ये 3 कंपोनेंट हो गए। वैसे बी के तीनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। बहुत बढ़िया, अब मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 कंपोनेंट, यहाँ पे 3 कंपोनेंट, 9 कंपोनेंट आएंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ। पहले क्या करते हैं, ए एक्स से इन तीनों को कर लेते हैं, तो क्या क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, और क्या है आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई डॉट आई प्लस ए एक्स डी वाई, यूनिट वेक्टर क्या है आई डॉट जे, आई डॉट जे। फिर क्या बच गया, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, यूनिट वेक्टर क्या है आई डॉट के, आई डॉट के। बहुत सिंपल है, बस आपको ये जो सबस्क्रिप्ट लोअर स्क्रिप्ट वगैरह दिए गए वो आपको केयरफुली देखना है, बस और कुछ भी नहीं है, और एकदम आसान है। फिर प्लस दे दो, सब एडिशन में तो प्लस दे देंगे। क्या बच गया, ए वाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए वाई बी एक्स, वो हम यहां लिख देते हैं ए वाई बी एक्स, डॉट प्रोडक्ट किसका करेंगे, यूनिट वेक्टर का, जे डॉट आई, जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, यूनिट वेक्टर क्या है, जे डॉट जे, जे डॉट जे। बहुत बढ़िया, ये देखो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, यूनिट वेक्टर क्या है, जे डॉट के, जे डॉट के। वेरी गुड, फिर ऐड कर दीजिए। अब ये लास्ट कंपोनेंट को करते हैं, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, यूनिट वेक्टर क्या है, के डॉट आई, के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, यूनिट वेक्टर क्या है, जे डॉट नहीं के डॉट जे, सो के डॉट जे प्लस क्या है, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, यूनिट वेक्टर क्या है, के डॉट के डॉट के। इतना करने के बाद आपको अब नोटिस करना है, ये देखो यहां मैंने क्या लिखा है,
सेम वाले यूनिट वेक्टर 1 होते हैं और अनसेम वाले यूनिट वेक्टर 0 हो जाते हैं। तो देखो अनसेम वाले यूनिट वेक्टर, ये देखिए ये जो मैंने सर्कल कर दिया ये अनसेम वाले यूनिट वेक्टर हैं, तो ये सब 0 होंगे। तो ये जो 6 सर्कल मैंने किया है, 6 सर्कल खत्म, खल्लास। और जो ये मैंने अंडरलाइन किया है आई आई जे जे और के ये 1 1 1 1 हो जाएंगे। तो ये आई आई 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए एक्स बी एक्स। ये 1 हो जाएगा तो ए वाई बी वाई, ये 1 हो जाएगा तो ए जेड बी जेड, बाकी सब 0। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, व्हेन यू डू ए डॉट बी तो यू आर ओनली सर्वाइविंग विद ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी का आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में है, ये फॉर्मूला उन वेक्टर के खुद के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, और ये फॉर्मूला उनके कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो आप इन दोनों को आपस में भी इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, ये अगर मैंने इसको इक्वेशन 2 माना और मैंने इसको इक्वेशन 1 माना, तो आप एक तो आपके पास ये दो फॉर्मूले बन ही गए और साथ ही साथ आप इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं उसको ऊपर लिखता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ऑलराइट, सो व्हाट वी विल गेट, अगर हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया तो हमको क्या मिलेगा। सो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो देखो 1 हमारा क्या है, 1 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम कर सकते हैं। मतलब 1 का राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और 2 का राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बहुत ही सिंपल सी चीज ये हो गई, एकदम आसान है ये, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इससे आप cos थीटा निकाल सकते हैं, मगर मीन्स अगर दोनों के बीच का एंगल अगर आपको निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए एंड बी। व्हाट इज ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सम्स बनेंगे। हम लोग एक लेक्चर सम्स के लिए भी रखेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई चीज़ बतानी बाकी नहीं रह गई है जहाँ तक इसके कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात है। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम देख लेते हैं कि इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। आई लीव द फॉर्मूला on the board for some time so that you can just go through it. You want to take the screenshot of this section, you can do that as well. Everything is written on your board. And now I solve a small numerical problem for you. All right, so I have a numerical problem. It says सो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इस फॉर्मूले के ऊपर देख लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर ए इज गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म 3i minus 2j plus 4k. Likewise b vector is given ai plus 2j minus k. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि ये जो a हमने लिया है स्मॉल a जो कि एक कांस्टेंट है, तो आपको ये स्मॉल a फाइंड करना है। फाइंड a इफ अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो, पैरेलल परपेंडिकुलर हो, a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर a और b आपस में परपेंडिकुलर हो तो आप कैसे पता करेंगे कि ये स्मॉल a की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो अगर हमने परपेंडिकुलर ले लिया तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल हो जाता है। तो सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन हमको पता है इसका कैसे लिखना है कि हमको पता है कि a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। साथ ही साथ a डॉट बी हमको ये भी पता है कि ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस
ए जेड और बी जेड इनके एडिशन के बराबर होता है, ए जेड बी जेड, ठीक है, इतना भी होता है। यहां चलो लिखते हैं ए बी cos 90 लिख देते हैं, ए एक्स बी एक्स ये सब मल्टीप्लाई करते हैं। ए एक्स क्या है, ये अपना ए एक्स है, ये अपना बी एक्स है, ये -2 अपना ए वाई है, ये +2 अपना बी वाई है, ये +4 अपना ए जेड है, ये -1 अपना बी जेड है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू ए विल बी 3a, फिर -2 इंटू 2 विल बी -4, फिर +4 इंटू -1 इज -4 वंस अगेन। cos 90 कितना होता है 0, तो ये राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए, ये हो गया 3a -8 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस यू हैव 3a इज इक्वल टू 8, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 8/3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उसमें किसी वेक्टर में कोई भी तो एक कंपोनेंट हो सकता है जो कि अननोन हो, निकालना है, तो आप ये मेथड यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह की आपको कोई डाउट नहीं रही होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कॉमेंट योर डाउट्स इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इसके साथ हमारी आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, लेक्चर 6 में, जहाँ पे हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ इससे पहले कि मैं जाऊँ, आपको एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल बटन बिलो माई वीडियो, ठीक है। तो इसके साथ विश यू ऑल अ गुड डे, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।